नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, तो आज बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अच्छा खासा कुछ रिक्तियां देखने को मिल रही है। साथियों, ऐसे में बिहार के सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर मिल जाता है, जो कि आप बिहार पुलिस का नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार जो है, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि इस बार का जो पदों की संख्या है, जो रिक्तियां है, वो है 19,838। 19,838 पद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या 19,838। इतनी पद आपको दिखाया गया है, बताया गया है 19,838 पद। ठीक है, तो साथियों, बिना देर किए आप इस बिहार पुलिस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। और मैं आज इस वीडियो में आपको फुल डिस्कशन करने वाला हूं कि आखिर इस बिहार पुलिस का फॉर्म भरने से लेकर के इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, आज मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए, आपको ये विज्ञापन संख्या 2025 का लगभग बिहार सरकार के द्वारा ये पहला वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 1 2025, ये देख सकते हैं आप। ये बिहार पुलिस के सिपाही पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया निकाला गया है। और इसका क्या प्रोसेस है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आवेदन करने की प्रारंभ जो प्रक्रिया है, आवेदन करने का मतलब हुआ कि ऑनलाइन डेट, यानी कि कब से हम इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ऑनलाइन फिलअप करने के लिए डेट आपका जो यहाँ पे बताया गया है, वो है 18 मार्च 2025, यानी 18 तारीख से आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसका अंतिम तिथि निर्धारित किया गया, लास्ट डेट ऑनलाइन करने का आपका लास्ट डेट ये है। लास्ट डेट ये आपका लास्ट डेट हो जाएगा 18 अप्रैल 2025, यानी लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 महीना का समय आपको दिया गया है। आप इस 1 महीना के अंदर आप इस बिहार पुलिस के फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अब बात आता है कि सर फॉर्म फिलअप कर लिए, इसके आगे क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग वैकेंसी का डिटेल जान लेते हैं कि इसका डिटेल वैकेंसी का क्या क्या है। तो चलिए हम लोग कोटिवार इसकी वैकेंसी का डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर बात करें साथियों, तो जनरल कैटेगरी में अगर कुल पदों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 7,935 पद है। जनरल कैटेगरी में पदों की संख्या 7,935 पद है, जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षित है 2777 पद। इनमें 2777 पद ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, बाकी शेष रिक्तियां पुरुषों के लिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इनमें कुल पदों की जो संख्या है वो 1983 पद है। 1983 पद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसमें 693 पोस्ट जो हो गए साथियों, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेष पुरुषों के लिए 694 पोस्ट ये महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है ईडब्ल्यूएस में। अगर एससी कास्ट की अगर बात किया जाए तो एससी में अगर टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 3,174 पोस्ट है, देख सकते हैं आप, जिनमें 1,111 पोस्ट ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित करके रखा गया है। ईबीसी की अगर बात किया जाए साथियों, तो ईबीसी में आपका टोटल वैकेंसी जो है वो आपका हो जाएगा 3571। ये आपका ईबीसी का हो गया, जिसमें 1250 पोस्ट आपका सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इससे पहले ऊपर मैं छोड़ दिया एसटी का। तो एसटी का देख लीजिए, टोटल जो है एसटी का, वो टोटल एसटी का आपका ना, एसटी का आपका जो पद हो गया वो टोटल है 199 पद हो जाएगा एसटी का, जिसमें से 70 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित करके रखा गया है। बाकी बीसी कास्ट के लिए टोटल पोस्ट है 2381 पोस्ट, जिनमें महिलाओं के लिए 815 पोस्ट है। बाकी आप देख लीजिए पिछले वर्ग के महिलाओं के लिए है, पिछला वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पोस्ट, जिसमें यहाँ ये तो टोटल पोस्ट महिला का ही है ही 595 पोस्ट आपका बैकवर्ड कास्ट के महिलाओं के लिए है। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, बाकी इसके अगला प्रोसेस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये तो आपका वैकेंसी का डिटेल था। चलिए साथियों, तो अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आखिर इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आखिर कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसकी तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी ये है
कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारत का नागरिक हैं, बिहार के अलावा अगर कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया है। बशर्ते यह है कि आप अगर बिहार के अलावा अदर स्टेट से आते हैं तो आपका कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। आपको कैटेगरी का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन यहाँ जनरल कैटेगरी से ही होने वाली है। बाकी आगे इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसका आगे एलिजिबिलिटी देखते हैं इसका हाइट की अगर बात करें तो हाइट तो गैर आरक्षित है ना, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, न्यूनतम हाइट है 165 सेंटीमीटर। यदि आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है तो आप बिहार पुलिस के फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, है ना। और चेस्ट, सीना जो है कि न्यूनतम बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। अगर आप बिना फुलाए हुए अगर आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर का है तो आप निस्संदेह इस बिहार पुलिस के फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। और इधर देखिए, फुलाकर चेस्ट को फुलाने के बाद आपका चेस्ट का जो साइज होना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। ये पुरुषों के लिए था। आगे बात करता हूं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। कहने का मतलब हुआ ईडब्ल्यू, ईबीसी का विद्यार्थी है, उनका क्या हाइट होना चाहिए, तो जो ईबीसी से बिलोंग करते हैं उनका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो उनका चेस्ट बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, मीन्स इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी फुलाकर इनको भी 86 सेंटीमीटर है ना। आगे बात करें अगर हम लोग तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इनका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है ना। और चेस्ट जो है इनका 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए। ये देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूनतम बिना फुलाए हुए, तो बिना फुलाए हुए आपका 79 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है। बाकी सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या हाइट होना चाहिए, तो महिलाओं का लिए हाइट जो है वो है 165 सेंटीमीटर। यानी कि वैसे महिलाएं का सिर्फ न्यूनतम जो हाइट है, सॉरी 165 नहीं 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर अगर उनकी न्यूनतम हाइट है तो वो बिहार पुलिस के फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप निसंदेह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रही बात चेस्ट की, महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं होता है, उन पर उनका चेस्ट का मापी नहीं किया जाता है ना। तो आगे ये ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के ही समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते होंगे, जो भी ट्रांसजेंडर होंगे, तो ये जो ट्रांसजेंडर है वो जो महिलाओं का जो दिया गया है क्राइटेरिया, वो महिलाओं के दिया गया क्राइटेरिया इन ट्रांसजेंडर पर लागू किया जाएगा। चलिए आगे इसका बात करते हैं हम लोग। आगे इसका एज लिमिट, आखिर एज लिमिट क्या होना चाहिए, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। होता क्या है कि कोई बच्चे का एज ज्यादा हो जाता है तो वो फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। किसी का एज बहुत कम होता है तो वो भी नहीं भर पाएंगे। ऐसे में समझ पाना उनके लिए मुश्किल होता है कि आखिर इस फॉर्म को भरे तो कौन। तो देख लीजिए, इसका एज लिमिट जो है, उम्र सीमा की अगर बात करें, इसका उम्र सीमा की अगर बात करें, उम्र सीमा, जरा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो गया है। तो देखिए, इसकी उम्र सीमा की अगर बात किया जाए तो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष। यानी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम जो है कि एज है वो है 18 साल। अगर आपका न्यूनतम उम्र 18 साल है तो इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। और मैक्सिमम एज, ये जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर 25 साल से आपका 26 साल या 25 साल 2 महीना भी हो रहा है, 25 साल 1 दिन भी हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को भरने से वंचित हो जाएंगे। आगे बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, है ना। इसमें एज में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात छूट दिया गया है। मीन्स अगर उनका मैक्सिमम एज अगर 27 साल तक भी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि ईबीसी एंड ओबीसी, ईबीसी एंड ओबीसी के अभ्यर्थी, है ना, उनका मैक्सिमम एज अगर 27 साल तक भी जाता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी न्यूनतम एज तो 18 वर्ष है ही। आगे लिखा हुआ है आपका, यहां देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए,
महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्षों की छूट दिया गया है। अर्थात अधिकतम उम्र 25 साल था जनरल के लिए, 3 साल का अधिक छूट दिया गया, अर्थात इनकी अधिकतम उम्र 28 वर्ष, अर्थात महिलाओं का अधिकतम उम्र 28 वर्ष है। अगर वो 28 वर्ष तक है तब तक वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 28 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर ये इस फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। महिलाओं की अगर बात किया जाए तो आगे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष कर दिया गया है। कहने का मतलब हुआ कि महिलाएं हो गई या पुरुष हो गए जो अनुसूचित जनजाति को होंगे, जो अनुसूचित जनजाति को पुरुष हो गए या महिलाएं हो गई, उनके अधिकतम, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो उनके मैक्सिमम जो एज है 25 साल, इस मैक्सिमम एज में 5 वर्षों की छूट दिया गया है और इस प्रकार उनका अधिकतम उम्र 30 वर्ष माना गया है। बाकी आगे आपको मैं इसमें और आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो आगे का हमारा प्रोसेस जो होगा साथियों वो है फॉर्म फी। अब बात तो आ गई कि हम लोगों को कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे आज इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमें फी कितना पे करना पड़ेगा, फी कितना पे करना पड़ेगा। तो आइए मैं सभी कोटि को फी बता देता हूं। तो आप जान लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, अथवा राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के, कहने का सेंस हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा राज्य के महिलाओं के लिए, है ना, और ट्रांसजेंडर के लिए जो फी बताया गया है वो है 180 रुपया, मात्र 180 रुपया, अर्थात SC ST के लिए 180 रुपया का फी निर्धारित किया गया है। बाकी से सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी कोटि का हो SC ST के अलावा, तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो फी बताया गया है वो है 675 रुपये। ये 675 रुपये सभी कोटि के लगेंगे SC ST के अलावा, चाहे वो किसी भी कोटि से बिलोंग करते हो, उनका फी देना पड़ेगा 675 रुपया। अब आगे अब हम लोग बात करेंगे, है ना, एग्जाम प्रोसेस की। एग्जाम प्रोसेस नहीं, यहाँ से जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को रिटन एग्जाम होगी, सबसे पहले हम लोगों को रिटन एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम। अब आपको पता होगा कि इस बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम सदैव की भांति, इस बिहार पुलिस का एग्जाम सदैव की भांति, है ना, ऑफलाइन मोड में ही होगी, इसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन में ही इसका, ऑफलाइन में ही परीक्षा लिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका परीक्षा का जो प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन में ही होगा, OMR बेस्ड होगा, एग्जाम OMR बेस्ड होगा। इस परीक्षा को आपको पास करने के लिए न्यूनतम 30% मार्क्स लाने होंगे। इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम 30% का मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान देना है ना। OMR आप अगर परीक्षा में, और एक बात ध्यान देना है आपको कि इसमें जितनी रिक्तियां हैं, उस मानते हैं हम लोग सपोज कि 20,000 हमारी रिक्तियां हैं, लेकर चलते हैं, तो रिक्तियां का 5 गुना आपका रिजल्ट मिलेगा। मीन्स अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 1 लाख रिजल्ट आपका देने की प्रबल संभावना है। मीन्स अगर आप इन 1 लाख में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, मीन्स फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चूंकि मेरिट लिस्ट जो हमारा बनेगा वो रिटन टेस्ट पे नहीं मेरिट लिस्ट बनेगा, जो हमारा मेरिट बनेगा वो फिजिकल टेस्ट बेस्ड होता है, इसलिए हम लोगों को इस फिजिकल टेस्ट पर ध्यान देना है। फिजिकल टेस्ट में आप अगर अच्छा करते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट के हिसाब से मेरिट बनने वाला है। तो अगर आप इस 1 लाख में आपका रिजल्ट हो जाता है तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जब आप फिजिकल टेस्ट पास करेंगे उसके बाद आपका DV होगा, और DV अगर आपका हो गया मीन्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सही माप पाया गया तो उसके बाद आपका मेडिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और मेडिकल के प्रोसेस से आप आगे बढ़ते हैं तो आपका अंतिम मेधा सूची तैयार होगी, अंतिम मेधा सूची तैयार होगी, जिसको हम लोग मेरिट लिस्ट बोलते हैं। और इस अंतिम मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और आप बिहार पुलिस के लिए, है ना, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका पूर्ण रूपेण। मैं आपको बता दूं
कि ये जो फिजिकल टेस्ट होगा, इस फिजिकल टेस्ट में है ना क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप 5 मिनट में दौड़ लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे, इससे कम में दौड़ते हैं तो क्या मिलेंगे। ये सारे पूरे डिस्कशन आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके आप इसको पूर्ण रूप में पढ़ सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल टेस्ट में कितना कम समय में हम टेकन करेंगे कि हमें कितना अंक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका ये रहा। आगे देख लीजिए आपको कि जो एग्जाम होगा, एग्जाम हो आपका लिखित परीक्षा का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की ही प्रक्रिया किया जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा एक से अधिक पालियों में भी परीक्षा आयोजित किया जा सकता है। एक पाली में भी या एक से अधिक पाली में भी मेंशन किया गया है आपका, 2 पाली 3 पाली में भी हो सकता है ना। उसके बाद लिखित परीक्षा जो होगी उस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, लिखित परीक्षा का हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में जो रिटन एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो हिंदी से देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अगर बात किया जाए तो 10 नंबर का क्वेश्चन हिंदी से देखने को मिल सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन अंग्रेजी से देखने को मिल सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन गणित से देखने को मिल सकता है और बाकी प्रश्न जो है आपका सामाजिक विज्ञान, इतिहास, सामाजिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, सिविक्स हो गया, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स और उसके बाद आपका विज्ञान, इससे भी अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिल सकता है। 20 नंबर तक का प्रश्न इस विज्ञान सेक्शन से देखने को मिल सकता है। बाकी आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, मीन्स कुल मिलाकर अगर किया जाए बात तो एसएसटी प्लस करेंट अफेयर, इस तमाम चीजों की बात किया जाता है, यहाँ से लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस दिया गया है। बाकी विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो विशेष पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए आपको देखिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके आप विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही हमारी रिटन एग्जाम की कुछ पैटर्न कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे। आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो लिखित परीक्षा में आपको मैंने अभी भी बताया कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, है ना, जो कि 2 घंटा के 2 घंटा इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। इस 100 अंक के प्रश्न में आपको नेगेटिव मार्क की कोई प्रावधान नहीं है, आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा, मीन्स किसी तरह का आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा। आप अगर चाहें तो आप 100 में 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाकी आपको बता दिया कि 30% कम से कम पास होने के लिए मार्क्स लाना होगा। अगर 30% से कम लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। आप अगर 30% से कम लाते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। बाकी आगे मैं बता दिया कि आपको रिजल्ट जो है कि 5 गुना मिलेगा, आपका जितना वैकेंसी है उसका 5 टाइम्स मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। और उसके बाद आपको लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि अभी मैंने बताया कि जो आपका रिटेन टेस्ट होगा, वो आपका मेगा सूची इससे नहीं बनने वाला है, इससे मेगा सूची नहीं बनने वाला है। मीन्स मेगा सूची जो आपका बनेगा वो फिजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, फिजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेगा सूची बनेगा। लिखित परीक्षा जो है वो सिर्फ आपका फिजिकल के लिए है। लिखित परीक्षा आपको लिया जा रहा है कि फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हो। अगर लिखित परीक्षा में आप कट ऑफ मार्क्स को पार करते हो तो लिखित परीक्षा से आप फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। कहने का मतलब है कि अगर आप रिटन एग्जाम में अगर आप दिया गया सरकार का जो कट ऑफ मार्क्स है उससे अगर आप पार करते हो तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अन्यथा अगर रिटन एग्जाम में सरकार के द्वारा दिया गया जो आपका परसेंटेज है उससे अगर कम लाते हो तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है तो रिटन एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा। तो ये रही आपका कुछ क्वालिफाइंग नेचर की बातें। अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा। इस तरह से हमारा कुल मिलाकर के हमारा ये बिहार पुलिस का कुल प्रोसेस समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि सारी चयन ऑनलाइन प्रोसेस से लेकर के चयन प्रक्रिया तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए मैं इसी तरह का और मैं घोषणा करता हूं, आज सभी के आपको घोषणा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बिहार पुलिस की भरपूर
तैयारी करवाया जाएगा आपका फुल डिस्कशन के साथ आपका बिहार पुलिस का तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।